Hello everyone, कैसे हैं आप लोग? So in this session we are going to start new chapter. It is French Revolution, chapter 1 of History NCERT class 9th, presented by me Ashish Yadav. In this chapter we will discuss कि फ्रेंच रेवोल्यूशन जो था वो कैसे स्टार्ट हुआ था और फ्रेंच रेवोल्यूशन में क्या क्या ऐसी चीजें हुई थी जिसका इम्पैक्ट पूरे वर्ल्ड पे, पहले सबसे पहले पूरे फ्रांस पे, उसके बाद में पूरे वर्ल्ड पे क्या क्या इम्पैक्ट पड़ा. ओके, सो इट इज वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर. इट इज अ काइंड ऑफ इंटरेस्टिंग स्टोरी. आई होप आपको स्टडी करने में बहुत मजा आएगा. सो लेट अस स्टार्ट फ्रेंच रेवोल्यूशन. तो सबसे पहले समझते हैं, इट वाज द टाइम ऑफ ड्यूरिंग लेट ऑफ द 18th सेंचुरी जब फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ था, स्टार्ट हुआ था. ओके, सो उसी समय का पूरा फ्रांस का एक आइडिया देखते हैं कि उस समय पे क्या कंडीशंस थी और किस तरीके से सारी चीजें हुई थी. ओके, तो पहले वहां पे मोनार्कियल सिस्टम था फ्रांस में, लाइक एवरी कंट्री, जहां पे राजा महाराजा हुआ करते थे. ओके, सो लुइस 26 ऑफ बोर्बन फैमिली became the king in the year 1774. ओके, 1774 में बॉर्बन फैमिली से एक जो मोनार्कल फैमिली थी, ओके, लुइस 26 उसके राजा बने. ओके, फ्रांस के जो फाइनेंशियल रिसोर्सेस थे वो खत्म होने वाले थे, बिकॉज फ्रांस के जो राजा थे उन लोगों ने बैक टू बैक बहुत सारे युद्ध लड़े थे. ओके, दिस इज बिकॉज द फाइनेंशियल रिसोर्सेज ऑफ फ्रांस वर गोइंग टू एंड. ओके, सो एंड वाई इट हैपेंड, क्यों ऐसा हुआ था, क्यों रिसोर्सेज, क्योंकि एक तो बहुत सारे युद्ध लड़े थे एंड इवन लुइस 16 एज द किंग हेल्प्ड 16 अमेरिकन कॉलोनीज टू गेट इंडिपेंडेंस फ्रॉम ब्रिटेन. ओके, ब्रिटेन से बहुत सारी 16 अमेरिकन कॉलोनीज को स्वतंत्रता दिलाने में लुइस 16 ने मदद करी थी. तो ये सारे, तो इसमें बहुत सारा पैसा भी खर्च हुआ होगा वेपन्स के लिए, सोल्जर्स के लिए, ऑल दीज थिंग्स. ओके, तो ये सारी चीजें क्या थी, फ्रांस का जो फाइनेंशियल रिसोर्सेस थे वो खत्म होते जा रहे थे इन चीजों की वजह से. फ्रांस ने वॉर एक्टिविटीज के लिए, लाइक जो ब्रिटेन से वॉर लड़ा था अमेरिकन कॉलोनीज को फ्री कराने के लिए, उन सब चीजों के लिए एक लोन लिया था. ओके, अलग कंट्रीज से या किसी राजा महाराजाओं से, जिनसे भी लिया हो, ओके, उनसे लोन लिया था इन सारी लड़ाइयों को लड़ने के लिए. ओके, अब इसके बाद में प्रॉब्लम कहां से क्रिएट हुई, जो क्रेडिटर्स थे, जिन लोगों ने लोन दिया था, उन लोगों ने 10% इंटरेस्ट लेना स्टार्ट कर दिया. ओके, सभी लोन्स पे जो भी लोगों ने फ्रांस को दे रखे थे. सो यहां से सबसे बड़ी प्रॉब्लम फ्रांस के लिए स्टार्ट हुई. ओके, क्योंकि उनके जो फाइनेंशियल रिसोर्सेज थे वो खत्म होते जा रहे थे. ओके, और जिन लोगों से लोन लिया था उन लोगों ने 10% इंटरेस्ट चार्ज करना स्टार्ट कर दिया था. तो फ्रांस के जो गवर्नमेंट थी उसके पास में कोई चारा नहीं था उन लोग इन सारी नीड्स को पूरा करने के लिए, इन सारे रिसोर्सेस, अपने फाइनेंशियल चीजों को पूरा करने के लिए. तो उन्होंने क्या करा, उन्होंने अपने जो पब्लिक थी उनके ऊपर टैक्स बढ़ा दिया, हर चीज के ऊपर. ओके, हर चीज पे टैक्स लगा दिया. ओके, मींस टैक्स पहले से ही था लेकिन वो बढ़ा दिया. ओके, फ्रांस गवर्नमेंट ने अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए, ओके, गवर्नमेंट को रन करने के लिए. ठीक है, उस समय क्या था, फ्रेंच जो गवर्नमेंट थी ड्यूरिंग द 18th सेंचुरी, 15th सेंचुरी, 16th सेंचुरी, उसके पहले, ओके, ओके, फ्रेंच जो सोसाइटी, जो फ्रांस के जो लोग थे, दे वर डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स. ओके, एंड दे वर कॉल्ड एज स्टेट्स. मींस द फ्रेंच सोसाइटी वर डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, और वी कैन से 3 स्टेट्स. द फर्स्ट वन इज जो सबसे ऊपर रखे जाते थे, क्लर्जी. ओके, सेकंड वन इज नोबेलिटी, एंड थर्ड वन इज जो थर्ड स्टेट के लोग थे, वो कौन थे, उसमें बिजनेसमैन, मर्चेंट्स, आर्टिस्ट, सर्वेंट्स, लेबर्स, ये इस तरीके के लोग आते थे थर्ड स्टेट में. ओके, ये जो 2 स्टेट्स के लोग थे, ये एक तरीके से मोनार्कियल जो सिस्टम था उसके
उसी के तहत अपनी कुछ प्रिविलेजेस उनको मिलते थे उन्हीं को, मीन्स उनके पापा राजा महाराजा या फिर उसी के खानदान में कुछ रहे होंगे तो उनको वो सारे प्रिविलेजेस मिलते थे, तो इनके ऊपर ज्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं आती थी। लेकिन थर्ड जो स्टेट था उसमें ऐसे लोग थे जिनके जो वी कैन से दे वर द सेल्फ मेड, उनके पास में उनका बैकग्राउंड कोई बड़ा बैकग्राउंड नहीं था, कोई राजा महाराजा या फिर कुछ उस तरीके की फैमिली से नहीं आते थे। ओके, सो थर्ड जो स्टेट थी उसमें बहुत सारे लोग ऐसे भी थे जो बहुत अमीर भी थे और गरीब भी थे। ओके, सबसे अमीर लोग भी थे उसमें थे और सबसे गरीब लोग भी थर्ड स्टेट्स में थे। ओके, ठीक है। और थर्ड स्टेट्स जो थी, नाउ वी केम टू द वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। जो थर्ड स्टेट्स थी जिसमें बिजनेसमैन, सर्वेंट्स, मर्चेंट्स, आर्टिस्ट, लेबर्स, ये सारे लोग आते थे, मींस जो पुराने जो खानदानी जिनके पास में कुछ नहीं था, जो सेल्फ मेड लोग थे, उन लोगों को ही सारा टैक्स पे करना पड़ता था। ओके, जो भी राजा ने जो भी टैक्स इंक्रीज करा था वो केवल किसको पे करना पड़ता था? थर्ड स्टेट्स को। ओके, जो फर्स्ट और सेकंड स्टेट थी, क्लर्जी एंड नोबिलिटी, उनको कोई टैक्स नहीं देना पड़ता था। ओके, और 90% जो फ्रेंच की पॉपुलेशन थी, दे वर द पीजेंट्स, मींस जो उसमें किसमें आते थे, दे वर लाइक लेबर्स एंड ऑल दीज। ओके, सो मींस थर्ड स्टेट में सबसे गरीब लोग भी आते थे, सबसे अमीर लोग भी आते थे, और 90% जो फ्रेंच पॉपुलेशन थी वो जो लोग एज अ लेबर और एज अ सर्वेंट, एज खेतों में काम करते हैं, इस तरीके के लोग थे। ओके, इसके अलावा चर्च भी एक तरीके से, चर्च भी अपना एक तरीके से एक अलग टैक्स लेता था सिर्फ पीजेंट्स से। ओके, जो लोग खेतों में काम करते हैं, गवर्नमेंट उनसे अलग टैक्स ले रही है थर्ड स्टेट्स से, और पीजेंट्स जो लोग खेतों में काम कर रहे हैं या फिर जो लेबर टाइप के लोग हैं, उनसे टाइथस नाम का एक टैक्स लिया जाता था। ओके, जो चर्च लेता था। ओके, तो इससे उन लोगों के ऊपर, जो थर्ड स्टेट के लोग थे, और बर्डन बढ़ता गया, उनके ऊपर प्रॉब्लम्स बढ़ती गई। ओके, अब आप खुद सोचिए, जो लोग खेतों में काम कर रहे हैं उनकी कमाई कितनी होगी, ऊपर से वो गवर्नमेंट को भी टैक्स दे रहे हैं, फिर चर्च को भी टैक्स दे रहे हैं। ओके, जो डायरेक्ट टैक्स वो लोग देते थे, दैट वाज कॉल्ड टेल। ओके, और इनडायरेक्ट टैक्स भी उनको बहुत सारी चीजों पर देना पड़ता था, लाइक फूड एंड अदर थिंग्स। ओके, ठीक है। तो धीरे धीरे जो फ्रेंच के लोग, जो फ्रांस के लोग थे, जो फ्रेंच सोसाइटी थी, उनके लिए ये सारी चीजें, जो बार बार टैक्स बढ़ रहा था, है ना, तो उनकी जो नॉर्मल लिविंग थी उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट हो रही थी। सो दिस इज बिकॉज देयर वाज अ सिचुएशन ऑफ हेक्टिक इन फ्रांस ड्यूरिंग लेट ऑफ 18th सेंचुरी। ओके, और 18th सेंचुरी में क्या हुआ, उसी समय फ्रांस की जो पॉपुलेशन थी ड्यूरिंग द ईयर ऑफ, बिटवीन द ईयर 1715 टू 1789, फ्रांस की पॉपुलेशन 5 मिलियन, लगभग 50 लाख इंक्रीज हुई थी। ओके, तो इतनी इंक्रीज जो पॉपुलेशन थी, उसके लिए ज्यादा खाने की भी जरूरत थी। यस और नो? सो जो खाने की जरूरत थी उसके लिए फ्रांस में ऑलरेडी इतना सारा टैक्स लोगों के ऊपर बढ़ रहा था सब, और ये सारी चीजें, तो लोगों के अंदर इतनी हेक्टिक प्रॉब्लम थी, तो फ्रांस प्रोडक्शन ही नहीं कर पाया इन सारे ग्रेन्स का, ताकि सारे लोगों को खाना मिल सके। और इससे क्या हुआ, जितने भी प्रेजेंट फूड आइटम्स थे, जहां पे अभी जितनी भी फूड आइटम्स जो बचे हुए थे या फिर जितना भी प्रोडक्शन हो रहा था, उनकी प्राइस बढ़ गई। वाई प्राइस गॉट इंक्रीज? बिकॉज ऑफ population get increased and the production was very low at that time. Okay, so खाने की चीजों के प्राइस बढ़ रहे थे, है ना, एंड जो पीजेंट्स थे उनके ऊपर टैक्स का बर्डन बहुत ज्यादा था। गवर्नमेंट इनडायरेक्ट टैक्स ले रही थी, डायरेक्ट टैक्स ले रही थी, चर्च अलग से अपना टैक्स ले रहा था, एंड ओनली थर्ड स्टेट्स हैव टू पे द टैक्स। मींस जो प्रिविलेज लोग थे, नोबिलिटी एंड क्लर्जी, जो फर्स्ट एंड सेकंड स्टेट्स के, दे वर एंजॉयिंग। ओके, सो थर्ड स्टेट के लोग सबसे ज्यादा प्रॉब्लम में थे। तो
इन सब की वजह से फ्रांस हैड टू लैड टू सबसिस्टेंस क्राइसिस। सबसिस्टेंस क्राइसिस क्या होता है? जब खाने के लिए बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है, मींस एक तरीके से सर्वाइवल जब बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है, दैट सिचुएशन इज कॉल्ड सबसिस्टेंस क्राइसिस। ओके, द सर्वाइवल फॉर द फ्रेंच पीपल वाज वेरी वेरी हार्ड एट दैट टाइम। ओके, सो द थर्ड जो स्टेट थी, उन लोगों ने एक नया तरीका कुछ अपनाया, धीरे धीरे और कुछ अपना मेहनत करके कुछ काम करना स्टार्ट करा। तो धीरे धीरे अपनी कमाई उन्होंने सोचा कि जब तक कमाई नहीं बढ़ाएंगे, क्योंकि सरकार तो हमारे ऊपर कोई दया करने नहीं जा रही है ना, हम ही को अपनी तरफ से कुछ ना कुछ अपने लिए पहल करनी होगी। सो उन्होंने ट्रेड और मैन्युफैक्चरिंग के थ्रू अपनी इनकम बढ़ाने की कोशिश करी, जो लोग भी कर सकते थे, जो भी वो कर सकते थे। और उन्होंने क्या, किस चीज की मैन्युफैक्चरिंग और ट्रेड स्टार्ट किया? वूल एंड सिल्क का। देयर सम और मोर पार्ट्स बट वूल मोर थिंग्स, बट वूल एंड सिल्क वर द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स। ओके, सो यहां से एक क्या हुआ, जब लोगों के अंदर प्रॉब्लम्स हो रही थी, गवर्नमेंट टैक्स बढ़ाई जा रही थी, चर्चेस अपना टैक्स ले रहे, तो यहां से जो एक सिचुएशन क्रिएट हो रही थी, वो लोगों के दिमाग में, जो थर्ड स्टेट था स्पेशली, उसके दिमाग में एक पैनिक की सिचुएशन क्रिएट हो रही थी। ओके, और जो थर्ड स्टेट था, उसके जो फिलोसफर्स थे, जो एडुकेटेड लोग थे, है ना, वो हमेशा एक आइडिया देते थे कि किसी को भी जन्म से प्रिविलेज नहीं मिलना चाहिए। लाइक फर्स्ट एंड सेकंड स्टेट के जो लोग थे, उनको जन्म से ही प्रिविलेज मिला हुआ था, उनको कोई काम नहीं करना पड़ता था, वो उनको बस टैक्सेस मिलते थे, है ना। थर्ड स्टेट्स, और दे एंजॉयड देयर लाइफ, इवन वो टैक्स भी नहीं पे करते थे और वो काम भी नहीं करते थे। सो जो एजुकेटेड लोग थे, जो फिलोसफर्स लोग थे, वो इस तरीके की नॉलेज दे रहे थे लोगों को कि प्रिविलेज जो होगा वो बाय बर्थ नहीं होना चाहिए। हर इंसान को अपने मेरिट के हिसाब से उसकी सोशल पोजीशन मिलनी चाहिए, मींस वो कितना टैलेंटेड है, उसने क्या करा है अपनी लाइफ में, उसके अकॉर्डिंग। ओके, जो एक्चुअली में थर्ड स्टेट के लोग कर रहे थे। यस और नो? सो तो जो थर्ड स्टेट के जो फिलोसफर्स एजुकेटेड लोग थे, उन लोगों ने कुछ इंपॉर्टेंट आइडियाज दिए। क्या आइडियाज थे वो? आइडिया ऑफ इक्वालिटी ऑन लॉ, मींस हर किसी के लिए बराबर नियम कानून होने चाहिए। ओके, अपॉर्चुनिटी, हर किसी को बराबर अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, एंड सबके लिए बराबर फ्रीडम होनी चाहिए। आप देख सकते हैं अभी जो भी, अभी आज से हम अगर 21st सेंचुरी की बात करें, तो ये सारे बहुत सारे डेमोक्रेटिक कंट्रीज में जहां पे कॉन्स्टिट्यूशन को प्रॉपरली फॉलो किया जाता है, वहां पे ये सारे लॉज आज फॉलो किए जाते हैं। आप ये सोचिए कि इन सब लॉज की, इन सब चीजों की नींव कब रखी गई थी? इक्वलिटी की, इक्वल अपॉर्चुनिटी की। ओके, इन द 18th सेंचुरी और बिफोर। ओके, सो आप आइडिया लगा सकते हैं व्हाई फ्रेंच रेवोल्यूशन इज सो इंपॉर्टेंट। ओके, there was some writer in the third, some philosopher, John Luke, in the थर्ड स्टेट, जिन्होंने एक बुक लिखी थी, टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट। ओके, द बुक वाज टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट। तो उस बुक में उन्होंने क्या मेंशन किया था? एब्सोल्यूट राइट ऑफ मोनार्क, मींस राजा का बेटा राजा नहीं बनना चाहिए, व्हाट वी मींस टू सेज। ओके, जो मोनार्की को, जो राजपाट है, उसको जो पूरे जो नियम, जो सारे राइट्स मिले हैं, वो डायरेक्ट उनके पास में ऐसे नहीं मिलना चाहिए कि उनको जो मना रहा है वो कर रहे हैं, उन्हीं के बच्चे राजा बन रहे हैं। ओके, एवरीवन शुड बी गिवन चांस बाय देयर मेरिट। ओके, देयर वाज a writer, Montesquieu. Okay, he wrote a book, Spirit of Laws. Okay, so he gave the idea of, अब ये चीज देखिए कितनी इंपॉर्टेंट चीज थी, द आइडिया ऑफ पावर। ही गिव द आइडिया ऑफ डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। आज बहुत सारे कंट्रीज, आज 21st सेंचुरी की अगर हम बात करें, तो आज बहुत सारे डेमोक्रेटिक कंट्रीज में यही आइडिया फॉलो किया जाता है। ओके, इवन इन इंडिया वी आर फॉलोइंग द सेम आइडिया इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन। द पावर ऑफ इंडिया is divided on the power is divided between legislature, executive and judiciary। तो इन सारी चीजों का
जो आइडिया था, जो नींव थी, वो फ्रेंच रेवोल्यूशन के टाइम पे आज 18th सेंचुरी में रखी गई थी। ओके, सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा व्हाई फ्रेंच रेवोल्यूशन इज सो इंपॉर्टेंट टू स्टडी। ओके, और जो इन फिलोसफर्स के ये जो आइडियाज थे अबाउट द डिवीजन ऑफ पावर, अबाउट द अपॉर्चुनिटीज, अबाउट द इक्वालिटी, अबाउट द सोशल पोजीशन ऑफ एनी पर्सन ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट, तो ये सब पूरे फ्रांस में हर जगह डिस्कस किए जाने लगे। ओके, तो अब बात करते हैं कि रेवोल्यूशन किस तरीके से स्टार्ट हुआ। जब ये सारी चीजें सामने आने लगी, अबाउट द डिस्कशन ऑफ न्यू आइडियाज, ओके, अबाउट द डिस्कशन ऑफ सोशल पोजीशन ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट, तो और सरकार जो थी वहां की, वो ऑलरेडी, जो वहां के किंग थे, वो ऑलरेडी लोगों के ऊपर इतना सारा टैक्स बढ़ा चुके थे, जो लोगों को प्रॉब्लम, बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट हो रही थी। सो दिस ऑल लेड टू द आउटब्रेक ऑफ रेवोल्यूशन। एक रेवोल्यूशन, फ्रेंच एक रेवोल्यूशन क्रिएट हुआ वहां पे, है ना, जिसको फ्रेंच रेवोल्यूशन कहते हैं हम लोग, जो इस चैप्टर का मेन मोटो है। ओके, तो सबसे पहले समझते हैं कि बिल्कुल फ्रेंच रेवोल्यूशन किस तरीके से शुरू हुआ। एक तरीके से नींव रखी जा चुकी थी, लोगों के दिमाग में प्रॉब्लम थी। ओके, बट वो प्रॉब्लम किस तरीके से, वो प्रॉब्लम रेवोल्यूशन बन के किस तरीके से आउटब्रेक हुई, वी विल स्टडी इन दिस टॉपिक। ओके, जनरल स्टेट, देयर वाज अ पॉलिटिकल बॉडी कॉल्ड जनरल स्टेट। ओके, जिसके, इट वाज काइंड ऑफ असेंबली जिसमें तीनों स्टेट्स के मेंबर्स होते थे। ओके, तीनों स्टेट्स के रिप्रेजेंटेटिव मेंबर्स होते थे। ओके, 300 मेंबर्स फ्रॉम स्टेट वन, क्लर्जी एंड नोबिलिटी से होते थे, एंड 600 मेंबर्स फ्रॉम द थर्ड स्टेट। ओके, बिकॉज थर्ड स्टेट सबसे ज्यादा पॉपुलेशन को कवर करता था। ओके, 300 members were from 300 from clergy, 300 from nobility, okay, and 600 members were from third states। okay, जो थर्ड स्टेट्स के जो मेंबर्स होते थे, वो एक दूसरे के सामने एक दूसरे को फेस करके बैठते थे। ओके, लाइक एक यहां पे बैठे हुए हैं, एक यहां पे, तो एक दूसरे को फेस करके बैठते थे। बट जो थर्ड स्टेट के जो मेंबर्स थे, दे हैड टू स्टैंड एट बैक, वो यहां पर कहीं पीछे खड़े होते थे। मींस उनको यहां पर भी वैल्यू नहीं मिलती थी, इवन दे वर द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ फ्रेंच पीपल। ओके, तो और जनरल स्टेट जनरल की जो मीटिंग थी, वो राजा जब चाहे तब बुला सकते थे। ओके, तो लुइस 26 ने एक मीटिंग बुलाई थी इन द ईयर 1789 में। ओके, लुइस 26 ने एक मीटिंग बुलाई न्यू टैक्स को डिस्कस करने के लिए, जो भी नए टैक्स के बारे में कैसे इंपोज किया जा सके, बिकॉज फ्रांस के ऊपर बहुत सारा लोन था। ओके, और क्रेडिटर्स जो थे, जिन लोगों ने लोन दिया था, वो इंटरेस्ट मांग रहे थे लोन पे और अपना पैसा भी मांग रहे थे। तो वहां पे फ्रेंच जो किंग थे, उनके ऊपर बहुत ज्यादा टेंशन था। ओके, तो वो किसी तरीके से अपने लोगों के ऊपर बर्डन डाल के वो पैसा चुकाना चाहते थे। दिस इज बिकॉज ही वाज क्रिएटिंग सच काइंड ऑफ टैक्स रेवोल्यूशन, टैक्स चेंजेस। ओके, सो वहां पे वोटिंग सिस्टम क्या था जनरल स्टेट में, एक स्टेट का एक वोट था। ओके, मींस वन स्टेट वन वोट। ओके, एक मीटिंग हुई जो 1789 में, जो फ्रेंच लुइस 26 ने जो बुलाई थी ऑन द 5th मई। तो जो थर्ड स्टेट लोग थे, जिसके 600 मेंबर्स थे, जो सबसे बेकार स्टेट मानी जाती थी। ओके, उन्होंने एक आइडिया रखा कि सारे असेंबली के लोग वोट करेंगे। ओके, all the members who are in the assembly, means 300 plus 300 600 plus or plus 600 1200, all the 1200 members will vote। okay, and one vote will have one value। okay, अभी तक क्या होता था, एक स्टेट का एक वोट होता था, लेकिन अब क्या होगा, हर मेंबर का एक वोट होगा। ओके,
तो किंग ने क्या करा, ये आइडिया रिजेक्ट कर दिया। ओके, थर्ड स्टेट का ये आइडिया रिजेक्ट कर दिया, क्योंकि ये ऐसा इसलिए होता था क्योंकि उनके फर्स्ट और सेकंड स्टेट के पास में 2 वोट्स, वो मिलकर 2 वोट्स हो जाते थे, और थर्ड स्टेट का एक ही वोट रह जाता था। ओके, सो वो हमेशा उनके कोई भी लॉज या रूल्स अपनी बात रखना चाहते थे, वो कभी अप्लाई नहीं हो पाती थी। ओके, और जो फर्स्ट एंड सेकंड स्टेट थे उनको हमेशा प्रिविलेज मिला ही रहता था। ओके, और थर्ड स्टेट की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती। सो दिस इज बिकॉज दे पुट एन आइडिया कि हर मेंबर एक वोट डालेगा। तो किंग ने ये आइडिया रिजेक्ट कर दिया। ओके, तो थर्ड स्टेट के लोग प्रोटेस्ट में बाहर चले गए। ओके, 20 जून को ये जो मीटिंग थी जनरल असेंबली स्टेट जनरल की, ये 5 मई 1789 को बुलाई गई थी। 20 जून को, उसी साल 20 जून को थर्ड स्टेट के लोग एक गैदर हुए वर्सलीज में। ओके, इट इज अ प्लेस। ओके, वर्सलीज में गैदर हुए और अपने आप को नेशनल असेंबली घोषित कर दिया, दैट वी आर द नेशनल असेंबली, मींस अब हम पूरे देश की एक असेंबली है, एंड वी आर द रिप्रेजेंटेटिव, वी आर काइंड ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ होल फ्रांस। ओके, और हम एक नया कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे। ओके, अब मोनार्की के हिसाब से कुछ नहीं होगा, मींस कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से होगा, और जो कॉन्स्टिट्यूशन बनेगा उसमें जो रूल्स और रेगुलेशंस होंगे वो सबके लिए होंगे, और सबको वो फॉलो करने पड़ेंगे। ओके, और जो नेशनल असेंबली थी, मींस द थर्ड स्टेट जो था, दे वर लेड बाय मीराब्यू। ओके, ही वाज अ नोबल, मींस वो प्रिविलेज्ड फैमिली से था, बट वो इक्वालिटी को सपोर्ट करता था कि सबको समान अधिकार मिलने चाहिए। ओके, और जब ये सब हो रहा था, जब थर्ड स्टेट की मीटिंग बुलाई गई थी, है ना, और जब नेशनल असेंबली बनी, थर्ड स्टेट ने अपने आप को नेशनल असेंबली घोषित कर दिया, है ना, और जब किंग ने थर्ड स्टेट का जो प्रस्ताव था 1 पर्सन 1 वोट 1 मेंबर 1 वोट का, तो उसको जब रिजेक्ट कर दिया, तो उस समय जब ये सब चल रहा था, तो फ्रांस में एक तो जैसा कि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि फूड की प्रोडक्शन वैसे भी बहुत कम हो चुकी थी। ओके, लेकिन क्या हुआ, इस बार और ज्यादा प्रॉब्लम इसलिए हुई क्योंकि सर्दियों की वजह से एक तो अच्छे से बारिश नहीं हुई, और दूसरी चीज, पूरी फसल ज्यादा सर्दी पड़ने से खराब हो गई थी। तो वहां पे खाने की बहुत ज्यादा दिक्कत होगी, लोगों को दूर दूर तक लाइन में खड़ा होना पड़ता था बेकरीज पर। ओके, तो ये सारी प्रॉब्लम्स फ्रांस में उस समय चल रही थी, और जो थर्ड स्टेट्स था, जो नेशनल असेंबली थी, दे वर क्रिएटिंग प्रोटेस्ट अगेंस्ट द किंग। ओके, एवरीवेयर इन द फ्रांस। ओके, पूरे फ्रांस में, ठीक है, वो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे थे। तो किंग ने क्या करा, उन उन सारे प्रोटेस्टर्स को चुप कराने के लिए, जो पुलिस थी, जो भी वहां की आर्मी थी, जो ट्रूप्स थे, उनको उनको ऑर्डर दे दिया कि पेरिस पे पेरिस में जाने के लिए। ओके, तो वहां के लोगों को क्या लगा कि किंग ने जो भी लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनको मारने के लिए ट्रूप्स को भेजा है। तो वहां पे एक मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से लोगों के बीच में एक पैनिक क्रिएट हुआ, और लोग ट्रूप्स से पहले तैयार हो गए, हथियार हथियार लेके, और उन्होंने हमला कर दिया बेस्टल पे। ओके, व्हाट वाज बेस्टल, इट वाज काइंड ऑफ जेल। ओके, वहां का जो जेलर था उसको मार दिया, है ना, जितने भी बेस्टल के अंदर जितने भी प्रिजनर्स थे उनको सबको छुड़ा लिया, है ना। पूरा जो प्रोटेस्टिंग क्राउड था, उन्होंने 14 जुलाई को ट्रूप्स के डर की वजह से, या फिर एक एंगर में, गुस्से में, किंग को सबक सिखाने के लिए ये किया। ओके, जो जो गरीब जो लोग थे, जो खेतों में काम करते थे, उन्होंने क्या किया, पूरे जो महल वगैरह थे जहां पे अमीर लोग रहते थे, फर्स्ट और सेकंड स्टेट के लोग रहते थे, उन सबको जला दिया, उनको खत्म कर दिया, जला दिया, सारे डॉक्यूमेंट्स जला दिए। दिस इज इंपॉर्टेंट पॉइंट, सारे डॉक्यूमेंट्स जला दिए उन लोगों ने, जिन डॉक्यूमेंट्स में उनके टैक्स से रिलेटेड और उनके उनके ऊपर जो कर्ज था उनसे रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन थी, या तो जला दिए, खत्म कर दिए, फाड़ दिए, लूट लिए। ओके, अब जब डॉक्यूमेंट्स कोई इंफॉर्मेशन ही नहीं रहेगी तो आप हमसे कैसे
बचा हुआ पैसा लेंगे। तो इस तरीके से एक रेवोल्यूशन क्रिएट होने लगा धीरे धीरे, है ना। ठीक है, अब आप देख रहे हैं कि किस तरीके से चीजें आगे बढ़ रही हैं। ओके, सो जब पूरे फ्रांस में जब बहुत ज्यादा विद्रोह होने लगा, हर जगह एकदम खतरनाक रिवॉल्ट हो रहा था, तो किंग ने क्या किया, नेशनल असेंबली को एक्सेप्ट कर लिया। ओके, मींस थर्ड स्टेट था जिसने लेड बाय मिराब्यू, ओके, उसकी जो मांगे थी उसको एक्सेप्ट कर लिया। ओके, क्योंकि फ्रांस, पूरे फ्रांस में जो प्रोटेस्ट हो रहे थे उसको किंग लुइस 26 फेस नहीं कर पाए, और बाद में नेशनल असेंबली को मान लिया और उनकी बातें माननी पड़ी। एंड देयर आइडिया ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की मींस, ठीक है आप कॉन्स्टिट्यूशन बनाइए, अब आपके अकॉर्डिंग ही सारी चीजें होंगी। ओके, सो व्हाट दे डिड ऑन 4 अगस्त 1789, ऑन 4 अगस्त 1789 नेशनल असेंबली ने क्या किया, एक नियम बनाया, और उन्होंने सारे जो भी फालतू के टैक्सेस लगे थे पीजेंट के ऊपर या थर्ड स्टेट के ऊपर, वो सारे हटा दिए। जो भी प्रिविलेजेस थे, प्रिविलेजेस इन मींस क्लर्जी और नोबेलिटी को जो भी प्रिविलेजेस मिले थे, मींस फर्स्ट और सेकंड स्टेट को जो भी प्रिविलेजेस मिले थे वो सारे खत्म कर दिए गए। मींस यू आर वी ट्रीटेड एज अ नॉर्मल पर्सन लाइक थर्ड स्टेट। ओके, चर्चेस के पास में जो जो चर्चेस ने जमीन कब्जा कर रखी थी या जो भी टैक्सेस लेते थे वो सब उनको छोड़ना पड़ा। ओके, नाउ एवरीवन इज पुट, everyone was kind to put in a सेम प्लेटफॉर्म, अब सबको एक बराबर प्लेटफॉर्म। और उसके बाद में जो उनके पहले से आइडियाज थे कि सबको मेरिट के हिसाब से, उनके टैलेंट के हिसाब से, उनकी मेरिट के हिसाब से सोशल पोजीशन मिलनी चाहिए या फिर वो अचीव करें, है ना। तो उस तरफ से फ्रांस लीड कर रहा था धीरे धीरे। ओके, सो वी आर गोइंग टू एंड दिस सेशन हियर। In the next session, we will continue the remaining part of this interesting chapter. Thank you so much.